जरा सोचिए, अगर अगर देश की संसद को संविधान के किसी एक मौलिक अधिकार में जरा सा भी बदलाव करना हो ना, तो उन्हें सचमुच पहाड़ हिलाने पड़ते हैं। बिल्कुल भारी बहुमत चाहिए होता है। हाँ, भारी बहुमत जुटाना पड़ता है, लंबी और काफी थकाऊ संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और कई बार तो आधे राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। एकदम सही। लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर उसी संसद को भारत के नक्शे से किसी पूरे के पूरे राज्य का नाम मिटाना हो या उसकी सीमाएं बदलकर उसे दो हिस्सों में काटना हो, या फिर कोई नया राज्य ही बनाना हो। हाँ, तो ये काम हर रोज के सामान्य कामकाज की तरह महज एक साधारण बहुमत से किया जा सकता है। सुनने में काफी अजीब लगता है ना? बहुत बड़ा विरोधाभास है ये। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर भारत का नक्शा पत्थर पर उकेरी गई लकीर क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैनवस है जिसे लगातार नया रूप दिया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सब हम कर रहे हैं पॉलिटिपल्स हिंदी के एक बेहद ही विचारोत्तेजक लेख के आधार पर। आज हम भारतीय संविधान के भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 के भीतर गहराई तक जाएंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे महज ये 4 कानूनी प्रावधान इस विशाल देश के पूरे भूगोल, उसकी सीमाओं और उसकी आत्मा को संचालित करते हैं। सही कहा। हमारा मकसद आज ये समझना है कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं, और मुझे ये देखकर बहुत उत्साह होता है कि कैसे एक लिखित कानूनी दस्तावेज किसी देश के भूगोल को इतने जीवंत रूप से आकार देता है। देखिए, इस विषय की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है। हम अक्सर क्या करते हैं ना, भूगोल को सिर्फ नदियों, पहाड़ों या जमीन के टुकड़ों के रूप में देखते हैं। हाँ, आमतौर पे तो वही होता है। लेकिन एक आधुनिक राष्ट्र का जो भूगोल है वो दरअसल उसकी राजनीति और उसके कानूनों से तय होता है। बिल्कुल तय होता है। जब हम संविधान के इन शुरुआती अनुच्छेदों को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ सीमाएं नहीं खींच रहे होते, हम ये परिभाषित कर रहे होते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम हैं कौन, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। एकदम। और संकट के समय ये पूरा ढांचा काम कैसे करेगा। मतलब इन 4 अनुच्छेदों को समझे बिना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को समझना बिल्कुल वैसा है जैसे नींव देखे बिना किसी बड़ी इमारत की ताकत का अंदाजा लगाना। बहुत ही सटीक बात कही आप। और शायद इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले देश की पहचान को ही स्पष्ट करना जरूरी समझा। हाँ, अनुच्छेद 1 से ही। बिल्कुल। अनुच्छेद 1 की शुरुआत ही उन शब्दों से होती है जो आज भी बहुत गहरे विमर्श का हिस्सा रहते हैं। इंडिया, जो कि भारत है। इंडिया दैट इज भारत। हाँ, इन 2 नामों को एक साथ रखना मतलब कोई संयोग नहीं लगता मुझे। ये एक तरफ हमारी उस प्राचीन हजारों साल पुरानी सभ्यता को समेटता है जिसे हम भारत कहते हैं, और दूसरी तरफ इंडिया के जरिए उस आधुनिक गणतांत्रिक राष्ट्र को स्थापित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक नई जगह बना रहा था। बिल्कुल एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। लेकिन नामों से भी ज्यादा जो चीज मेरा ध्यान खींचती है वो है इसके आगे की लाइन। ये देश को राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित करता है। यहीं पर सबसे बड़ा पेज है। वही तो, मतलब यहाँ फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, जबकि हम अक्सर कहते हैं कि भारत का ढांचा संघीय है, फेडरल है। देखिए, यही वो बारीकी है जहाँ से पूरे भारतीय राज्य की प्रकृति तय होती है। फेडरेशन और यूनियन के बीच का जो अंतर है ना, वो सिर्फ शब्दों का नहीं है। तो फिर किसका? वो अस्तित्व का अंतर है। अगर हम अमेरिका जैसे देश को देखें, जो कि एक फेडरेशन है। हाँ, जो एक फेडरेशन है, तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ कई स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर मतलब आपस में एक अग्रीमेंट या समझौता करके एक देश का निर्माण किया। अच्छा, मतलब राज्य पहले आए, देश बाद में बना। एकदम सही। लेकिन भारत के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट थी। भारतीय राज्यों ने मिलकर भारत का निर्माण नहीं किया है। मतलब भारत पहले से था। हाँ, भारत नाम के इस संप्रभु राष्ट्र ने सिर्फ अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए खुद को अलग-अलग राज्यों में बांटा है। समझ रहा हूँ। जब संविधान सभा में इस पर बहस हो रही थी ना, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यूनियन शब्द का चुनाव जानबूझकर किया गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल, ताकि ये मैसेज बिल्कुल साफ रहे कि ये जो संघ है ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, इसे थोड़ा एक व्यवहारिक नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए।
क्या हम इसे एक ऐसे विशाल संयुक्त परिवार की तरह देख सकते हैं? मतलब जहाँ घर का ढांचा और जमीन तो एक ही है, हाँ। और परिवार की जरूरत या सदस्यों की संख्या बढ़ने पर अंदर के जो कमरे हैं, हाँ। उनका आकार छोटा बड़ा किया जा सकता है, हाँ। या नई दीवारें खड़ी की जा सकती हैं। बिल्कुल प्रशासनिक बदलाव की तरह। लेकिन किसी भी हाल में कोई भी सदस्य अपना कमरा लेकर उस घर की मुख्य चारदीवारी से बाहर नहीं जा सकता। क्या ये एनालॉजी ठीक बैठती है? ये एनालॉजी बहुत हद तक उस कानूनी भावना को पकड़ती है, मैं कहूंगी। यूनियन होने का सबसे बड़ा और अंतिम परिणाम यही है कि भारत के किसी भी राज्य को देश से अलग होने का, यानी सीसीड करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। देश की संप्रभुता और अखंडता सर्वोपरि है। मतलब आप अंदर बदलाव मांग सकते हैं। बिल्कुल, आप आंतरिक रूप से अपनी पहचान, भाषा या प्रशासन की मांग कर सकते हैं, लेकिन आप उस यूनियन वाले घर से बाहर कदम नहीं रख सकते। सही बात है। और एक दिलचस्प बात और है, जब अनुच्छेद 1 भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है ना, तो वो उसे एक बंद डिब्बे की तरह नहीं छोड़ता। अच्छा, तो क्या कहता है? वो कहता है कि इसमें मौजूदा राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और सबसे अहम बात, क्या ऐसे क्षेत्र भी होंगे जो भारत भविष्य में अर्जित कर सकता है। ये भविष्य वाला क्लॉज ही हमें सीधे अनुच्छेद 2 की तरफ ले जाता है। मतलब अगर हम उसी परिवार वाले उदाहरण को आगे बढ़ाएं, हाँ। घर के अंदर के लोग तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन क्या कोई बाहरी व्यक्ति या कोई नया हिस्सा इस परिवार में शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अनुच्छेद 2 इसी बाहरी विस्तार का रास्ता तैयार करता है। यानी ये संसद को ये शक्ति देता है कि वो नए क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल कर सके। हाँ। और स्रोत में इसका सबसे जीवंत उदाहरण दिया गया है 1975 का सिक्किम का विलय। हाँ, सिक्किम का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ। बिल्कुल, मतलब एक स्वतंत्र राजशाही को जनमत संग्रह के बाद पूरी तरह से एक नए राज्य के रूप में भारत में समाहित कर लेना कोई छोटी बात तो थी नहीं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि सिक्किम का एकीकरण इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि हमारा संविधान कितना व्यवहारिक है। मतलब वो सिर्फ एक दार्शनिक किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो भू राजनीतिक वास्तविकताओं से निपटने का एक टूल किट है। अनुच्छेद 2 संसद को ये शक्ति देता है कि वो अपनी शर्तों पर नए क्षेत्रों को प्रवेश दिला सके। हाँ। और सिक्किम के मामले में देखिए, वो रातों रात एक पूर्ण राज्य नहीं बना था। पहले क्या हुआ था? उसे पहले एक सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए और फिर बाद में उसे एक पूर्ण राज्य के रूप में अपनाया गया। ये दिखाता है कि मतलब हमारी सीमाएं और हमारा राजनीतिक ढांचा इतना लचीला है कि वो बाहर के लोगों को अपना सके। हाँ, वो बाहरी क्षेत्रों को बिना किसी बड़े झटके के अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बना सकता है। वाह, मतलब बाहरी सीमाओं को सुरक्षित करने और नए क्षेत्रों को जोड़ने की बात तो पूरी तरह से तर्कसंगत लगती है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 1 ने एक अटूट यूनियन बना दिया, अनुच्छेद 2 ने बाहर से किसी को शामिल करने का दरवाजा दे दिया। सही है। लेकिन अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे इस पूरे ढांचे का सबसे विवादास्पद और शक्तिशाली पहलू लगता है। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जी। बाहरी दुनिया से अलग जब बात देश के अंदर की सीमाओं की होती है, तो अनुच्छेद 3 संसद को एक तरह से मतलब असीमित अधिकार दे देता है ना? काफी हद तक, हाँ। संसद नए राज्य बना सकती है, मौजूदा राज्यों की सीमाएं काट छांट सकती है, 2 राज्यों को मिला भी सकती है और उनका नाम तक बदल सकती है। और यहीं पर ना मुझे एक बहुत गहरी वैचारिक उलझन होती है। अच्छा, किस तरह की उलझन? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर इस अनुच्छेद में ये तो लिखा है कि जब भी किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव करना हो तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानसभा के पास उनकी राय जानने के लिए भेजेंगे। हाँ, राय जानने के लिए भेजते हैं। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो राज्यों से पूछा जा रहा है, लेकिन पेंच ये है कि राज्य की विधानसभा जो भी राय दे, चाहे वो हाँ कहे या पूरी तरह से विरोध करे, वो राय संसद पर बाध्यकारी नहीं है, मतलब बाइंडिंग नहीं है। बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है। मतलब संसद राज्य की इच्छा के खिलाफ जाकर भी उसके टुकड़े कर सकती है या उसका वजूद ही मिटा सकती है। हाँ, कानूनी तौर पर कर सकती है। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब क्या यह हमारे संघीय ढांचे का और राज्यों की स्वायत्तता का सीधा मजाक नहीं है? अगर एक राज्य अपनी ही सीमाओं और अपने नाम को नहीं बचा सकता, तो फिर उसे राज्य कहने का क्या मतलब है? वो तो सिर्फ केंद्र की दया पर निर्भर एक नगरपालिका बनकर रह गया ना। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़े ना,
तो ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। सतह पर देखने पर ये सच में राज्यों के अधिकारों का हनन ही लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें उस मानसिकता में वापस जाना होगा जब ये लिखा जा रहा था। मतलब 1947 के दौर में। हाँ, वो दौर याद कीजिए। देश सिर्फ अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ था, बल्कि वो विभाजन के भयानक दर्द और सैकड़ों रियासतों के बिखराव से गुजर रहा था। बहुत ही उथल-पुथल का समय था वो। बिल्कुल। एक तरफ धर्म के नाम पर देश टूट चुका था और दूसरी तरफ भाषा और क्षेत्र के नाम पर अलग-अलग पहचानें सिर उठा रही थी। जरा सोचिए, अगर उस समय संविधान निर्माता राज्यों को उनकी सीमाओं पर वीटो पावर दे देते। वीटो पावर यानी राज्य की मर्जी के बिना सीमा नहीं बदल सकती। हाँ, अगर ऐसा लिख देते तो क्या होता? मुझे लगता है शायद देश के अंदर कई छोटे-छोटे विवाद स्थायी हो जाते हैं। बिल्कुल, कोई भी राज्य अपनी 1 इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होता। हाँ, कोई भी बड़ा राज्य खुद को भाषाई या प्रशासनिक आधार पर बंटने नहीं देता, भले ही वहाँ की जनता इसकी कितनी भी मांग क्यों न कर रही है। एकदम सही। और 2 राज्यों के बीच सीमा या नदी जल को लेकर जो अनगिनत विवाद थे, वे कभी सुलझ ही नहीं पाते। तो मतलब कोई बीच का रास्ता निकालने वाला चाहिए था। हाँ, इस देश को एक ऐसे अंपायर की जरूरत थी जिसके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति हो। और अनुच्छेद 3 केंद्र को वही अंपायर बनाता है। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करता है कि जब क्षेत्रीय अस्मिताएं या स्थानीय स्वार्थ राष्ट्रीय हितों पर हावी होने लगे तो संसद कठोर फैसले ले सके। राष्ट्रपति द्वारा राज्य से राय मांगना उनके लोकतांत्रिक सम्मान को बनाए रखने का एक तरीका है। मतलब एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जरूरी है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि राज्य की आवाज सुनी जाए, लेकिन अंतिम वीटो केंद्र के पास ही रहना चाहिए था, वरना भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर कर एक बाल्कनाइज्ड क्षेत्र बन जाता। बाल्कनाइज्ड? हाँ, ये नजरिया वाकई इस पूरे प्रावधान को देखने का ढंग बदल देता है। यानी ये केंद्र की तानाशाही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये देश को एकजुट रखने का एक सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। अगर हम इतिहास देखें तो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, हाँ, या बाद में पंजाब से हरियाणा का अलग होना, या फिर हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना, ये सब उसी सेफ्टी वाल्व के उदाहरण हैं। बिल्कुल। जब भी किसी क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तो केंद्र ने अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया। और बिना किसी खून खराबे के। हाँ, बिना किसी गृह युद्ध के एक नया राजनीतिक ढांचा तैयार कर दिया। और मैं कहूंगी कि यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी जीत है। इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो तनाव को सोख सकती है। अमेरिका से अलग। हाँ, अमेरिका में राज्यों की सीमाएं अविनाशी हैं। बिना राज्य की मर्जी के केंद्र वहाँ कुछ नहीं कर सकता। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। बिल्कुल। लेकिन भारत ने बहुत ही बुद्धिमानी से विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ चुना है। मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। एकदम सही। ढांचा टूटेगा नहीं, लेकिन अंदर के पुर्जे जरूरत के हिसाब से बदले जा सकते हैं। अब जब हम इस पुर्जे बदलने की बात कर ही रहे हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से दिमाग में ये सवाल आता है कि किसी राज्य का नक्शा बदलना या उसकी विधानसभा और राज्यसभा की सीटों का पूरा गणित दोबारा तय करना, हाँ, ये तो कोई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक काम है। हाँ, देखने में तो लगता है। आम समझ तो यही कहती है कि इतने बड़े बदलाव के लिए संविधान में कोई बहुत बड़ा संशोधन करना पड़ता होगा, कोई जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ती होगी। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 4 एक ऐसा जादुई दरवाजा खोलता है, बिल्कुल, जो हमारी सारी धारणाओं को पलट कर रख देता है। बिल्कुल। मैं तो कहूंगी कि अनुच्छेद 4 दरअसल संविधान के पूरे भाग 1 का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे? देखिए, जब आप अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किसी नए राज्य को बनाते हैं, हाँ, तो जाहिर है कि संविधान की प्रथम अनुसूची, जिसमें राज्यों की सूची है, हाँ, फर्स्ट शेड्यूल, हाँ, और चतुर्थ अनुसूची, हाँ, जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, उनमें बदलाव करना ही पड़ेगा। लेकिन अनुच्छेद 4 ये साफ तौर पे घोषित करता है कि इन बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब अनुच्छेद 368 वो भारी भरकम हथौड़ा है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब संविधान के किसी मूल ढांचे को छूना हो। बिल्कुल, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ, उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। लेकिन अनुच्छेद 4 कहता है कि देश का आंतरिक नक्शा बदलने के लिए आपको उस
उस भारी हथौड़े की जरूरत नहीं है। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आप ये काम एक सामान्य रोजमर्रा के कानून की तरह सिर्फ एक साधारण बहुमत से कर सकते हैं ना? हाँ, सिंपल मेजॉरिटी, उपस्थित सदस्यों के 50% से एक अधिक वोट और एक राज्य का नक्शा बदल गया। वाह। क्या हम इस पूरी व्यवस्था को एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देख सकते हैं? मतलब? कैसे? मान लीजिए जो हमारा यूनियन या संघ है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड है। अच्छा। आप उस सोर्स कोड से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई भी ऐप उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जो राज्यों की सीमाएं हैं वे महज एक यूजर इंटरफेस की तरह हैं। हाँ, यूआई की तरह। जब भी आपको लगता है कि प्रशासन को और बेहतर बनाना है या यूजर का अनुभव सुधारना है तो आप उसे बदल सकते हैं। हाँ, आप सिर्फ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट या पैच भेजते हैं जिसे हम यहाँ साधारण बहुमत कह रहे हैं, और अंदर का पूरा लेआउट बदल जाता है बिना पूरे सिस्टम को क्रैश किए। क्या ये एनालॉजी ठीक है? ये सॉफ्टवेयर वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इसे इतना आसान क्यों रखा गया। हाँ, वही तो। जरा सोचिए, अगर राज्यों का पुनर्गठन करना अनुच्छेद 368 के तहत एक बाकायदा संविधान संशोधन होता। तो ये प्रक्रिया इतनी जटिल और राजनीति से प्रेरित हो जाती कि कोई भी नया राज्य कभी बन ही नहीं पाता। मतलब वो काम कभी पूरा ही नहीं हो पाता। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ तेलंगाना या झारखंड जैसे राज्य की मांग सड़कों पर हिंसक रूप ले रही है, और दूसरी तरफ संसद में सरकार 2/3 बहुमत जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है, जो कि मतलब गठबंधन की सरकारों में लगभग असंभव होता है। गठबंधन में तो बहुत मुश्किल है। तो संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि प्रशासनिक बदलावों को राजनीतिक गतिरोध का शिकार नहीं होने देना चाहिए। बहुत दूर की सोच थी उनकी। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने इस अपडेट की प्रक्रिया को साधारण बहुमत के जरिए इतना आसान रखा। ये एक तरह से इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि वे 1950 में जो नक्शा बना रहे हैं वो फाइनल नहीं है। हाँ, वो अंतिम नहीं है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नक्शे को अपनी जरूरतों के हिसाब से फिर से खींचने का एक आसान रास्ता छोड़ कर गए थे। सच कहूं तो ये दूरदर्शिता रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज लिखा जो अपनी कमजोरियों को जानता था, जो ये जानता था कि समय के साथ उसे बदलना ही होगा। बिल्कुल। और इन चारों अनुच्छेदों पर एक साथ नजर डालने से ना एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? भाग एक, सिर्फ वकीलों या प्रशासकों के पढ़ने के लिए नियमों का कोई सूखा और नीरस संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह असल में इस देश के जिंदा रहने का फॉर्मूला है। मतलब ये बाहर की तरफ एक अभेद्य दीवार खड़ी करता है जिसे कोई लांग नहीं सकता, और अंदर की तरफ ये एक बहती हुई नदी की तरह है जो रास्ते की रुकावटों के हिसाब से अपनी धारा बदल सकती है। और यही वो संतुलन है जो भारत जैसे विशाल और जटिल लोकतंत्र को आज भी चलायमान रखे हुए है। सही बात है। ये एक ऐसा लचीलापन है ना जो हमें टूटने से बचाता है, क्योंकि मतलब जो चीज मुड़ नहीं सकती वो अक्सर भारी दबाव में टूट जाती है। बिल्कुल। हमारा संविधान हमें मुड़ने की, खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने की आजादी देता है, बिना हमारी मूल पहचान को खोए। इस पूरी पड़ताल ने देश के नक्शे को देखने का मेरा नजरिया तो पूरी तरह से बदल दिया। मेरा भी। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है, और मुझे लगता है कि हर किसी को इस पर सोचना चाहिए। बताइए, क्या विचार है? हमने देखा कि आजादी के समय भारत का आंतरिक नक्शा कैसा था, और आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ये कितना बदल चुका है। हाँ, काफी बदल गया है। ये सब इसी अनुच्छेद 3 और 4 की वजह से मुमकिन हुआ है ना। अब जरा आज से 50 या 75 साल आगे की कल्पना कीजिए। भविष्य की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी आबादी बढ़ रही है, तकनीक हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है, और बड़े बड़े शहर मतलब खुद में एक छोटे देश जैसे होते जा रहे हैं। बिल्कुल, शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। तो भविष्य में भारत का ये आंतरिक नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या बेहतर प्रशासन के लिए हमें उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को बांटकर 50 छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करना पड़ेगा? हो सकता है प्रशासनिक जरूरतें वैसी ही हों, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई स्पीड कनेक्टिविटी के इस दौर में भौगोलिक सीमाओं का कोई मतलब ही ना रह जाए, और हम प्रशासनिक सुविधा के लिए
कई राज्यों को मिलाकर कुछ मतलब मेगा रीजन बना दें? मेगा रीजन, ये बहुत ही प्रोवोकेटिव आइडिया है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है, क्या? आने वाले कल की संसद के पास भी इस नक्शे को दोबारा खींचने की वही शक्ति होगी जो आज है। और वो शक्ति इन्हीं शुरुआती 4 अनुच्छेदों से मिलेगी। बिल्कुल। भारत का नक्शा अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी भी बन रहा है। एकदम सही बात है। तो चलिए इसी विचार के साथ इस गहन विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। अगली बार एक नए और उतने ही दिलचस्प विषय के साथ फिर जुड़ेंगे।